जो हमारे पास फैक्टोरियल से रिलेटेड थे तो वो तमाम क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। अब आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल आप सिंपली क्या करोगे, 6 आपने लिखा, 6 से आपने नीचे जाना है, ठीक है। 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3 और 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करने देना है सबको। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 720, ठीक है। अब आपके पास है 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल। अब आपने ऊपर क्या किया, 12 फैक्टोरियल, नीचे 10 फैक्टोरियल, आपने इसको ओपन कर लिया। अब ओपन करने के इसका इजी वे ये होता है कि आप जो कैंसिल आउट हो रहे होते हैं आप उनको कैंसिल, जैसे 1 जो है वो 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 जो है वो नीचे 2 से कैंसिल हो जाएगा। 3 जो है वो आपके पास 3 से कैंसिल हो जाएगा। 4 जो है वो आपके पास 4 कैंसिल हो जाएगा। 5 जो है वो आपके पास 5 से कैंसिल हो जाएगा। 6 जो है वो आपके पास 6 से कैंसिल हो जाएगा। 7 आपके पास 7 से कैंसिल हो जाएगा। 8 जो है वो 8 से कैंसिल हो जाएगा। 9 आपके पास 9 से कैंसिल हो जाएगा। और 10 जो है वो आपके पास किससे हो जाएगा, 10 से कैंसिल हो जाएगा। पीछे आपके पास क्या बचेगा, 12 और 11 बचेगा। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 132। ये एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, लेकिन ये जब सिंपलर फॉर्म होती है आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आपने पूरा खोल लिया, ठीक है, आपने पूरा का पूरा फैक्टोरियल ओपन कर लिया। लेकिन हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे कि हम मोस्टली फैक्टोरियल्स को ओपन नहीं कर रहे हैं, हम फैक्टोरियल्स को वहां तक लेके जाते हैं जहां तक हमें उनकी ज़रूरत है, ठीक है। हम पूरा नहीं 1 तक उसको नहीं लेके जा रहे हैं, वहां तक 1 तक सिर्फ तब लेके जाते हैं जब हमारे पास कोई और चॉइस नहीं होती। मोस्टली हम वहीं तक लेके जाते हैं जहां तक हम उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको ईजी वे में भी कर सकते हैं। जैसे आपने क्या किया, आपने सिंपली इसको 10 फैक्टोरियल, आपने इसको 1 तक खोल, मतलब पूरा 1 तक खोलने के बजाय आपने इसको क्या किया, सिर्फ 10 तक लेके आया, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू आपके पास क्या थी, 10 फैक्टोरियल। आपने 12, 11 देन 10 तक आपने स्टॉप कर दिया, 10 तक आपने नहीं इसको ओपन किया, आगे ओपन नहीं किया, क्योंकि नीचे आपके पास 10 फैक्टोरियल है, ठीक है। सिंपली आप इसको दोनों को कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, 11 और 12, तो आपके पास सिंपली 132 आंसर आ जाएगा। अब आपके पास दो मेथड्स है, या तो आप इस मेथड से सिंपली उसको पूरा खोल के कैंसिल आउट कर लें, या सिंपल आप जो है वो उसको वहीं तक खोले जहां तक नीचे डिजिट मौजूद है। आर फैक्टोरियल। अब ये जो हमारे पास ऊपर होता है हमें पता है ये एन होता है, और जो नीचे होता है हम इसको क्या कहते हैं, आर कहते हैं। तो अब जहां जहां फॉर्मूले में एन है उसकी जगह हम 4 पुट कर देंगे, और जहां जहां आर है उसकी जगह 2 पुट कर देंगे। अब एन की जगह 4, तो हमारे पास 4 फैक्टोरियल और 4 माइनस 2, मतलब 4 हमारे पास एन माइनस आर 2 फैक्टोरियल। इसको ओपन किया हमने, क्यों, ऊपर वाला जो होता है ना मोस्टली हम उसको तब तक ओपन करते हैं जब तक वो नीचे वाले से मैच ना कर जाए लास्ट वाला। जैसे 4 माइनस 2 नीचे 2 फैक्टोरियल आए तो इसको हमने 2 तक खोला है, ताकि हम इस फैक्टोरियल को इस फैक्टोरियल से क्या कर दें, कैंसिल कर दें, और हमारे लिए परमुटेशन निकालना आसान हो जाए। ये कैंसिल हो गया आपस में, और 4 3 आपके पास क्या होता है, 12। तो आपके पास सिंपल आंसर आ गया है 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है 5p1, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये हमारे पास n हो जाता है और ये हमारे पास r हो जाता है, और ये हमारे पास परमुटेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम 5 पुट कर देंगे, और जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ 1 पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। अब 5 माइनस 1 हमारे पास 4 फैक्टोरियल होता है, इस वजह से हमने सिर्फ इसको 4 तक खोला, हम आगे नहीं गए, ताकि हम इस 4 को इस 4 से कैंसिल कर दें, और आपके पास सिंपल आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। अब अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो अब जितने भी हैं, जैसे हमारे पास 3p1 होगा ना, तो उसमें आपके पास आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब है कि अगर आपके पास बाज़ दफ़ा आपके पास कैलकुलेटर नहीं होता और आपको नहीं पता, तो आपको ये याद रखना, जब भी हमारे पास r1 होता है तो आंसर में जो हमारे पास n होता है वही आता है, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे NPR में अगर आपके पास n 10 है, ठीक है, n आपके पास 10 है और r आपके पास 1 है, ठीक है, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। तो आपने याद रखना है जब हमारे पास R1 हो, ठीक है, तो हमारे पास आंसर हमेशा वो आता है जो n होता है। नेक्स्ट आपके पास है 9p4, 9 फिर, ठीक है, तो आपके पास 9n हो जाएगा और 4 आपके पास r हो जाएगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमने वैल्यूज पुट कर ली हैं, ठीक है। जहां जहां n था वहां वहां हमने 9 पुट कर लिया, और जहां जहां r था हमने 4 पुट कर लिया। अब हमारे पास 9 माइनस 4 क्या होता है, 5 होता है। इस वजह से हमने ऊपर जो 9 फैक्टोरियल था उसको 5 से किया, तो हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गया, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ठीक है। पीछे हमारे पास क्या बचा, 9 8 7 और 6, इसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आया है 3024। अब आप इस क्वेश्चन को देखें, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो n है वो 10 है, और जो r है वो 6 है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हमने 10 पुट कर दिया, और जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ हमने क्या पुट कर दिया, 6 पुट कर दिया है।
अब ऊपर हमारे पास 10 फैक्टोरियल है और 10 माइनस 6 हमारे पास क्या होता है 4 फैक्टोरियल। इसकी वजह से हमने 10 फैक्टोरियल को कहाँ तक खोलना है 4 तक, और ये कैंसिल हो जाएगा सिंपली, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब सेम यही चीज़ आप कैलकुलेटर में भी पुट कर सकते हैं। आपके पास कैलकुलेटर में जो है वो आपके पास जहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, डिवीजन का साइन होता है, वहाँ पे आपके पास परमुटेशन और कम्बिनेशन का होता है। आप शिफ्ट के थ्रू उसको आई थिंक सो मल्टीप्लिकेशन में आपके पास परमुटेशन होता है, ठीक है, तो आप शिफ्ट मल्टीप्लाई का साइन कैलकुलेटर पे दबाएंगे तो आपके पास परमुटेशन आ जाएगा, और अगर डिवाइड का साइन दबाएंगे तो आपके पास कम्बिनेशन आ जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर में, आपने सिंपल क्या करना है, पहले कैलकुलेटर में 10 डालना है, ठीक है, जो n की वैल्यू होगी, फिर आपने शिफ्ट दबा के मल्टीप्लाई का साइन डालना है, तो आपके पास वहाँ पे p आ जाएगा, ठीक है। आपके पास कैलकुलेटर के जो इंटरफेस होता है वहाँ पे p लिखा हुआ आता है, एंड देन आपने 6 दबाना है, ठीक है, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर जो आपके पास ये जो आंसर रिक्वायर्ड आया ये आ जाता है, ठीक है। अगर आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर से करना है और आपने ये पूरा सोल्यूशन ऑब्जेक्टिव में आपके पास जैसे आता है ना, तो वहाँ पे आपके पास टाइम तो नहीं होता, ठीक है, तो आप उसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में कर सकते हो, नहीं तो आपने इसको सॉल्व करके वेरीफाई भी करना है आंसर, तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास अगर पेपर में सब्जेक्टिव में आता है तो आप इस तरह करें, ऑब्जेक्टिव में आप जो है वो उसको कैलकुलेटर के थ्रू जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते। अब 10p10 आपने निकालना है, ठीक है। अब NBP है और RPP है, ठीक है। n आपने n की जगह 10 पुट किया, r की जगह 10, n की जगह 10, अब 10 माइनस 10 जीरो फैक्टोरियल। और हमने जो है वो फर्स्ट वीडियो में जो है वो ये अभी पढ़ा था कि आपके पास जब भी जीरो फैक्टोरियल होता है, जब हमने फैक्टोरियल के वीडियो देखी थी हमने उसमें ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर हमारे पास जीरो फैक्टोरियल होता है तो वो 1 के इक्वल होता है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जीरो का फैक्टोरियल हमेशा 1 के इक्वल होता है, ठीक है। और आपने 10p10 करेंगे तो आपके पास 10 फैक्टोरियल को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया। अब आप जो डायरेक्ट 10 फैक्टोरियल है आप उसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर में फैक्टोरियल का भी आपके पास ऑप्शन होता है, ठीक है। तो आपके पास आपको इसको ये सबको अलग अलग मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, आप जस्ट कैलकुलेटर में 10 फैक्टोरियल डालेंगे आपके पास आंसर आ जाता है। अब इसमें ये होता है, इसमें आपने ये याद रखना होता है जब दोनों सेम हो जाते हैं ना तो आपके पास ये जो n होता है, ठीक है, आपने जस्ट इसका फैक्टोरियल ले लेना होता है, आपके पास आंसर आ जाता होता है। जब आपके पास ऊपर और नीचे सेम, अगर यहाँ पे आपके पास 5p5 होता ना तो आप सिंपल 5 का फैक्टोरियल ले लेते तो आपके पास आंसर आ जाता जब सेम होते हैं। अब क्वेश्चन है हाउ मेनी पॉसिबल सीट्स। आपके पास 6 पीपल्स हैं और आपके पास 3 सीट्स हैं, ठीक है। सोफा के जो है आपके पास उसके बाद 3 सीट्स हैं। अब आपने उन 6 लोगों को उन 3 सीटों पे बिठाना है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सोफा है, उस पर आपके पास 3 चॉइसेस है, 1, 2 और 3, ठीक है। आपने 3 लोगों को बिठाना है, 6 लोग हैं उनमें से 3 ही बैठ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सीट पर आप 6 में से किसी भी को भी बिठा सकते हो, तो आपके पास पूरी 6 चॉइसेस मौजूद है, मतलब 6 में से आपने जिस मर्जी को बिठाना है बिठा सकते हैं, ठीक है। अब आप जब यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल एक बंदे को आपने बिठा दिया है तो आपके पास रिमेनिंग कितने लोग बचे, 5 लोग बचे, क्योंकि एक तो बैठ गया है, ठीक है। तो सेकेंड सीट पर आपने उन 5 में से किसी एक को बिठाना है। फॉर एग्जाम्पल उन 5 में से भी एक बैठ जाता है फॉर एग्जाम्पल सेकेंड सीट पर, ठीक है। तो अब सेकंड सीट पर भी एक बैठ गया, मतलब 2 लोग तो हमने क्या कर दिए, कवर कर लिए। अब पीछे हमारे पास 4 बचे, तो इस सीट पर जो थर्ड सीट है उस पर चारों में से आप किसी को भी बिठा सकते हो, मतलब आपके पास थर्ड सीट पर आपके पास 4 चॉइसेस हैं, उन चारों लोगों में से आपने जिस मर्जी को बिठा देना है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास कितने हो जाएंगे, आपने 6 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, 5 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 120 वेज आपके पास टोटल है जिससे आप उन लोगों को उन सोफे पे बिठा सकते हो। Permutations can be formed from the word पाक पतन, ठीक है। आपके पास पाक पतन एक वर्ड है जिसमें से आपने परमुटेशंस फाइंड करनी है कि पॉसिबल परमुटेशंस कितनी बनेगी, ठीक है। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके पास ये टोटल वर्ड्स आप देखोगे तो टोटल वर्ड्स आपके पास कितने हैं, 9, ठीक है। तो आपके पास ऊपर क्या आ गया, 9 का फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। अब आपने देखना है कि p कितनी, जितने वर्ड्स हैं आपने उसको देखना है। जैसे p है, आप देखोगे p कितनी दफा आया है, 2 टाइम्स आया है, ठीक है। a कितनी दफा आया है, 2 टाइम्स आया है, ठीक है। t कितनी दफा आया है,
2 टाइम्स आया है, ठीक है। अब अगर बाकी देखो तो आपके पास k और n एक दफ़ा आया है, तो इसका सिंपल 1 फैक्टोरियल बनेगा, और 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो उसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि n और k एक एक दफ़ा आया है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब सिंपली आप इसको क्या करोगे, इसकी परमुटेशन बना लोगे। ऊपर आपके पास टोटल नंबर ऑफ n आ गया है, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, ये 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। आप इसमें ना डायरेक्ट इस तरह जो आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स आते हैं, आप इसी का फैक्टोरियल, आप n माइनस आर नहीं करते हो, क्योंकि आपके पास अब 9 है, फिर 9 में से आप पहले जो है उसको, वो आपके लिए लंबा हो जाता है, आप पूरा फॉर्मूला लगाओ। तो आप सिंपली क्या करोगे, जितने लेटर्स होते हैं उसका टोटल लिखते हो, और नीचे एक लेटर कितनी बार रिपीट हुआ है, जितनी बार वो रिपीट हुआ है ना, उसका फैक्टोरियल ले लेते हो, ठीक है। p 2 दफा हुआ है, आपने 2 ले लिया है, t 2 दफा हुआ है, आपने 2 का फैक्टोरियल, 3 टाइम्स हुआ, आपने 3 का फैक्टोरियल ले लिया, सिंपल। अब हमारे पास नीचे बड़ी वैल्यू 3 थी, तो हमने 9 को 3 तक ओपन किया, तो हमारे पास 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 जो है वो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, एंड देन 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। अगर आपने मतलब बाय हैंड सॉल्व करे हो तो देन 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, ठीक है। आपके पास बाकी आपने क्या कर लेना, इसको बाकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब सेम हमारे पास जिस तरह लास्ट क्वेश्चन था, ये भी इसी तरह क्वेश्चन है, हाउ मेनी वेज कैन बी वर्ड कम्युनिटी कैन बी अरेंज, कि वर्ड कम्युनिटी को हम किस तरह अरेंज कर सकते हैं। अगर आप सी देखो तो आपके पास 1 टाइम्स आया है, ठीक है। ओ आपके पास 1 टाइम आया है, एम आपके पास 2 टाइम्स आया है, ठीक है। अब फिर आई आपके पास 1 टाइम आया है, टी भी 2 टाइम्स आया है, और ई भी 2 टाइम्स आया है, ठीक है। आपने सिंपली टोटल नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पे भी 9 है, ठीक है, आपने 9 का फैक्टोरियल ले लिया। अब यहाँ पर ये 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, आप उसको लिखो या ना लिखो, बात एक ही है, ठीक है। बाकी जो आपके पास 2 2 थे, हमने उनको तीनों का फैक्टोरियल ले लिया। अब 9 नीचे सबसे बड़ी वैल्यू 2 ही है, तो हमने 2 तक ओपन किया, 2 2 से हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगेन 2 1 ज़ा 2, और 2 2 ज़ा हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देन 2 1 ज़ा 2 हमारे पास अगेन कैंसिल, और बाकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड है 45360 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। 4C1 आपके पास जो फॉर्मूले में आता है, हम उसको सिंपली आप मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला लिखा है, आप सिंपली इसको NCR इस तरह भी लिख सकते हैं। n फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, जहाँ जहाँ आपके पास n है वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, 4 पुट कर देंगे, क्योंकि जहाँ ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो n की होती है, नीचे वाली वैल्यू जो होती है वो r की होती है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ ऊपर वाली वैल्यू 4 को पुट कर देंगे, और जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, 1 को पुट कर देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल, और साथ में 1 आर जो है वो 1, तो 1 का फैक्टोरियल एज इट इज आ जाएगा। अब 4 का फैक्टोरियल हमने एज इट इज 4 एज इट इज आ गया, 4 माइनस 1 3 होता है, ठीक है। तो हमने ऊपर वाला को 3 तक ओपन किया, ताकि हम उसको क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर सके। और 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो उसको लिखे या ना लिखे एक ही बात है, और सिंपली हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट देखें 13C0, ठीक है। सेम हमने दोबारा फॉर्मूले में पुट करना है, जहाँ जहाँ हमारे पास n है वहाँ हम 13 पुट कर देंगे, और जहाँ जहाँ हमारे पास r है वहाँ वहाँ 0 पुट करेंगे। अब जहाँ जहाँ 13 था हमने n पुट कर दिया, और जहाँ जहाँ हमारे पास r था वहाँ वहाँ हमने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। तो हमारे पास आ गया 13 का फैक्टोरियल, 13 माइनस 0 फैक्टोरियल, और 0 का फैक्टोरियल। ये बात हमने वीडियो में देखी कि हमारे पास 0 का जो फैक्टोरियल होता है वो हमारे पास इक्वल होता है किसके, 1 के। ये जनरल फॉर्मूला है फैक्टोरियल का, कि हमारे पास 0 का जो फैक्टोरियल होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो आपके पास 0 का फैक्टोरियल जो है वो सिंपली यहाँ पे 1 के बराबर हो जाएगा, और हमारे पास 13 का फैक्टोरियल एज इट इज आ जाएगा, 13 माइनस 0 13 होता है, वो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 1 का फैक्टोरियल, सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा। आपके पास नेक्स्ट है 15C2, ठीक है। आपके पास जहाँ जहाँ 52 है वहाँ वहाँ आपने क्या करना, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 52 पुट कर देंगे, और जहाँ जहाँ आपके पास r है वहाँ वहाँ आपने क्या पुट कर देना है, 2 पुट कर देना है, ठीक है। तो आपके पास 52 का फैक्टोरियल माइनस 52 माइनस 2 50 का फैक्टोरियल आ जाएगा। आपने क्या किया, 52 को 50 तक ओपन कर लेना है, ताकि नीचे आप इजीली उसको कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। तो 50 को आपने 50 से कैंसिल आउट कर दिया। बाकी आपने इसको, अगर आप 2 का फैक्टोरियल ओपन करते हैं तो आपको पता है वो होता है 2 इंटू 1, ठीक है। आपने उसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लें, ठीक है। आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और आपके पास 2 6 ज़ा 12, और 26 इंटू 51 1326 होता है आपके पास। आपके पास नेक्स्ट है NCX, ठीक है। n का फैक्टोरियल n माइनस x, x का फैक्टोरियल, ठीक है।
सिंपल आर की जगह इन्होंने हमें क्या रिप्लेस कर दिया, एक्स कर दिया, तो हमने आर की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, एक्स रिप्लेस कर दिया। अब हमने इसको सॉल्व करना है। अगर हम सॉल्व करें तो आपके पास ये जो एन फैक्टोरियल होता है ना, ठीक है, अब ये उसकी एक्सपेंशन है, एन एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस एक्स प्लस वन और एन माइनस एक्स। ये पूरा का पूरा आप बेशक इसको याद कर लें, क्योंकि आप जहाँ पे भी एन का फैक्टोरियल आया आपने उसको हमेशा इसी तरह खोलना है, ठीक है। ये आपके पास एक्सपेंशन है एन फैक्टोरियल की। उसकी वजह ये है क्योंकि आपके पास फैक्टोरियल हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, पहला 5 होता है, फिर हमारे पास 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, हम डाउनवर्ड जा रहे होते हैं, ठीक है। इसी वजह से अगर आप इसके फॉर्मूला को देखो, पहली वैल्यू n है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 5 है, तो अगली 5 से छोटी है, इसका मतलब है कि आपने 5 में से क्या कर दिया, -1 कर दिया, तो वो आपके पास क्या आ जाता है, 4। इस तरह हमने इसमें आगे जाते जाना, एक पॉइंट आएगा आपके पास n माइनस एक्स प्लस 1 का, आपके पास मतलब हो गया, n का मतलब हो गया 5, ठीक है। x का मतलब है वो पोजीशन जहां तक आपने जाना है, अगर उन्होंने 2 तक दिया था ना, तो वो पोजीशन आ जाएगी +1 आ जाएगा आपके पास। तो आपके पास वो क्या हो जाएगा, n माइनस, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो वो आपके पास इससे पहले वाली आपके पास पोजीशन आ जाती है, और नेक्स्ट आपके पास n माइनस एक्स आ जाएगा। सिंपली आप इस n माइनस एक्स को नीचे n माइनस एक्स के साथ कैंसिल आउट करेंगे, तो आपके पास n माइनस वन, n माइनस टू अप टू सो वन, n एक्स प्लस वन। यहाँ पे फैक्टोरियल का आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि फैक्टोरियल हमने काट दिया, तो यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं आएगा, और नीचे एक्स का फैक्टोरियल आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। अब इन क्वेश्चन में आपने प्रूव करने हैं आंसर्स, तो आपके पास 5c0 है, 5c5 है, ठीक है। 5c0 को आप अगर पुट करोगे 5 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 0 और 0 का फैक्टोरियल, क्योंकि NCR होता है, n जहाँ जहाँ n था वहाँ हमने 5 पुट कर दिया, और जहाँ जहाँ r था वहाँ 0 पुट कर देना है। सिंपल इसी तरह हम 5c5 को भी पुट करेंगे, सेम है, तो आपके पास सब में 5 ही आएगा, n की जगह 5 आएगा और r की जगह 5 आएगा। अब 5 जो फैक्टोरियल है, ठीक है, वो एज इट इज़ आ गया। 5 माइनस 0 जो होता है वो आपके पास 5 ही होता है, और 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो उसको अगर आप लिख दें तो वेल एंड गुड है। साइड पे अगर आप सॉल्व करते हुए उसको साइड पे लिख देते हैं तो वो आपके लिए बेहतर होता है कि हमारे पास 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो आपने उसको नीचे यहाँ पे अगर हमने 1 लिखा या ना लिखा तो वो आपके पास सेम हो जाता है। 5 का फैक्टोरियल ये वाला भी नीचे हमारे पास एज इट इज़ आ गया। 5 माइनस 5 जो होता है वो 0 होता है, और 0 का फैक्टोरियल यहाँ पे भी सेम कहानी है, 1 होता है, और ये 5 का फैक्टोरियल आपके पास एज इट इज़ नीचे आ गया। और ये 5 का फैक्टोरियल 5 के फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा। सेम ये भी 5 का फैक्टोरियल 5 के फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा। और आपके पास जो सिचुएशन गिवन थी कि हमारे पास 5c0 5c5 की इक्वल होता है, वो हमारे पास ट्रू हो गई है। अगर इस क्वेश्चन को देखें, ये भी पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। हमारे पास n की जगह 8 है और r की जगह हमारे पास 1 है, और यहाँ n की जगह 8 है और r की जगह हमारे पास क्या है, 7 है। सिंपली हमने n फैक्टोरियल की जगह 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 7 और 7 फैक्टोरियल आपके पास आ जाएगा। 8 फैक्टोरियल ऊपर एज इट इज आ जाएगा, 8 माइनस 1 7 फैक्टोरियल हो जाता है, और 1 का फैक्टोरियल आपके पास सेम एज इट इज आ जाएगा। अब 8 माइनस 7 1 फैक्टोरियल, और हमारे पास 7 का फैक्टोरियल एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, 8 मल्टीप्लाई आपके पास आ जाएगा 7 का फैक्टोरियल, ठीक है। और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में यहाँ पे 7 का फैक्टोरियल ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, दोनों साइड्स पे। तो आपने क्या करना है, उसको यहाँ से 7 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट कर देना, तो पीछे आपके पास क्या बचेगा, 8 बचेगा। और 1 का फैक्टोरियल तो आपके पास 1 होता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका 8 दोनों तरफ आके आपके पास कंडीशन फुलफिल हो जाती है। अब 7c2 7c5 है आपके पास। 7 का फैक्टोरियल दोनों साइड पे आपके पास सेम आएगा, क्योंकि ऊपर n आपके पास दोनों पास सेम है। 7 माइनस 2 आपके पास 7 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल r की जगह सेम। इस साइड पे 7 माइनस 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल आपके पास सेम आ जाएगा r की जगह। अब 7 का फैक्टोरियल 5 7 माइनस 2 हो गया, 5 का फैक्टोरियल, तो आपके पास 5 का फैक्टोरियल हो गया, और 2 का फैक्टोरियल एज इट इज। 7 माइनस 5 2, तो आपके पास आ गया 2 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल एज इट इज। अब 7 क्योंकि नीचे लार्जेस्ट वैल्यू 5 थी, तो हमने 5 तक ओपन कर दिया, ठीक है। यहाँ इसको 5 तक, और सेम यहाँ पे भी लार्जेस्ट वैल्यू 5 थी, तो हमने इसको भी 5 तक ओपन कर दिया। तो अब सिंपली हम इस 5 फैक्टोरियल को इस 5 फैक्टोरियल से कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी 5 फैक्टोरियल से कट जाएगा, तो हमारे पास 7 इंटू 6 सॉरी 5 फैक्टोरियल से कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 7 इंटू 6 2 का फैक्टोरियल। और आपको पता है 7 इंटू अगर हम 6 की बात करें, अगर 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 2, और 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 इंटू 1 होता है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, ठीक है, और 2 3 ज़ा क्या हो जाता है, 6 हो जाता है, और
7 इंटू 3 जो होता है वो हमारे पास क्या होता है 21 होता है, तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास 21 आ जाएगा। तो यहाँ पे NC1 है, n -1 है। सिंपली हमने क्या किया है n फैक्टोरियल n r की जगह हमने क्या पुट कर दिया 1 दोनों साइड पे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो थोड़ा सा है, जहाँ पर r है आपने उसकी जगह n -1 पुट कर दिया। मेक श्योर उसको ब्रैकेट में करें वरना साइंस का जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है। और जहाँ r था वहाँ पे हमने n -1 पुट कर दिया। जो फैक्टोरियल का जो परम्यूटेशन का फॉर्मूला था हमने वही पुट किया है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाता है n -r फैक्टोरियल और साथ में आपके पास आ जाता है r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो r के फैक्टोरियल की जगह यहाँ पे r की जगह n -1 था, तो हमने क्या किया r की जगह n -1 को जो है वो पुट कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अभी हमने लास्ट में फॉर्मूला जो है वो n फैक्टोरियल को खोला था, तो वो हमारे पास था n -1 अप टू सो ऑन, वो हमारे पास n -x तक गया था, ठीक है। वो आपके पास पूरा फॉर्मूला। तो आपको यहाँ पे सिर्फ नीचे n -1 था तो हमने उसको n -1 तक ही खोला। अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ ऊपर जो था नीचे n -2 की जितना होता तो मैं यहाँ पे n -2 तक खोलती, फिर उसको अगर वो n -3 तक होता तो मैं उसको n -3 तक खोलती, पर अभी यहाँ पे सिर्फ n -2 तक है तो हम इसको n -2 तक ही खोलेंगे, ठीक है। n -1 तक है तो n -1 तक ही खोलेंगे। तो n -1 तक हमने दोनों तरफ से खोल लिया। अब ये n -1 का फैक्टोरियल n -1 फैक्टोरियल से हमारे पास यहाँ पे भी n -1 का फैक्टोरियल n -1 के फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे 1 का फैक्टोरियल आपको पता है 1 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं, तो आपके पास दोनों साइड पर n जो है वो आपके पास बच जाता है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहाँ पे NCR है हमारे पास, सिंपली फॉर्मूला जो है यहाँ पे हमारे पास हमारे पास n -r है, ठीक है। तो आपने सिंपल NCR का जो फॉर्मूला n फैक्टोरियल n -r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल यहाँ पे पुट कर देना है। अब यहाँ पर क्या करना है, जहाँ पर r है आपने उसकी जगह n -r पुट कर दिया और n -r पुट कर दिया जहाँ जहाँ r था, ठीक है। अब अगर यहाँ की बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगा n -n और माइनस माइनस ये वाला जो माइनस है और ये वाला जो माइनस है आपके पास मिला के प्लस हो जाएंगे और फिर आपके पास आ जाएगा प्लस r और r का फैक्टोरियल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और आपने सिंपली क्या करना है, इसको दोनों को कैंसिल कर देना, तो आपके पास सिंपली क्या बचेगा r का फैक्टोरियल। तो वो r का फैक्टोरियल आपके पास आ गया, सेम आपने इसको यहाँ पे एज इट इज पुट कर देना है। बाकी फॉर्मूला आपके दोनों के जो है वो एज इट इज आ जाएंगे और आपके पास ये NCR का फॉर्मूला जो है वो आपके पास जो है वो सिंपली आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास 5 कॉइन्स है और आपने बताना है डिफरेंट सम ऑफ मनी आप उससे बना सकते हैं। अब जब पहला कॉइन है, ठीक है, वो आपके पास 5C1 हो जाएगा। सिंपली आपने इसको कम्बिनेशन के फॉर्मूले में डालना है, ठीक है। n का फैक्टोरियल n -r r फैक्टोरियल, तो आपके पास हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल 5 -1 और 1 का फैक्टोरियल। तो सिंपली वो आपके पास कंडीशन कुछ यूँ बनेगी 5 का फैक्टोरियल, ठीक है, और नीचे आपके पास 5 -1 जो होता है वो r होता है, n -r होता है, वो आपके पास 5 -1 4 का फैक्टोरियल और साथ में 1 का फैक्टोरियल, आप लिखो या ना लिखो बात एक ही है, ठीक है। उसके साथ आपके पास 5 इंटू इसको 4 तक ओपन कर लेंगे ताकि इजीली सॉल्व हो जाए, तो आपके पास हो जाएगा 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो आपके पास ये 4 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास पीछे बचा 5, ठीक है, तो वो 5 आ जाएगा। इसी तरह 5C2 की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 5 का फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ नीचे यहाँ 4 की जगह आपके पास आ जाएगा 5 -2, तो वो 3 होता है, तो यहाँ पे आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने यहाँ 4 पे जाके उसको रोका, आप 3 पे रोकोगे कैंसिल होके वो आपके पास क्या आ जाएगा 5 2 10 आ जाएगा। इसी तरह आपके पास 5C3 भी आपके पास 10 फैक्टोरियल होता है। इसी तरह आपके पास 5C4 5 आ जाएगा, 5C5 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब जो ये जो आंसर आया आपने सिंपली इसको ऐड करना है, तो आपके पास डिफरेंट जो आपके पास सम ऑफ मनी जो है वो फॉर्म्ड हो सकते हैं 5 कॉइन से, वो आपके पास कितने आ जाएंगे 31 आ जाएंगे। आपके पास एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है q प्लस पी रेज टू पावर 4, ठीक है। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है q प्लस पी रेज टू पावर 4। अगर आप इसको जनरल टर्म के साथ रिलेट करेंगे, जनरल टर्म हमारे पास क्या होती है x प्लस वाई रेज टू पावर n, ठीक है। तो आपके पास x जो है वो आपके पास क्या है q है, ठीक है। आपके पास जो y है वो आपके पास क्या है p है और आपके पास जो n है वो 4 है, ठीक है। अब आपके पास ये जो जनरल फॉर्मूला है आपके पास x प्लस वाई रेज टू पावर n, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आपने सिर्फ इसमें जहाँ जहाँ
x है वहाँ आपने q पुट कर देना है, जहाँ जहाँ y है वहाँ आपने p पुट कर देना है, और जहाँ जहाँ आपके पास n है वहाँ पे आपने क्या पुट कर देना है 4 इस इक्वेशन में। ठीक है, ये जो आपके पास जनरल इक्वेशन है इसमें आपने इसी तरह इसको पुट करते जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर x की जगह आपके पास क्या आ गया, q आ गया। ठीक है, n की जगह आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। सेम अब इसी फॉर्मूले को नीचे हमने सारा यूज किया है, जहाँ पे हमारे पास n था वहाँ 4 आ गया, जहाँ 1 था वो 1 ही रहा, उसको हमने चेंज नहीं किया। अब जहाँ n था वो 4 आ गया, जहाँ x था वो q आ गया, और जहाँ पे हमारे पास y था वहाँ पे क्या आ गया, p आ गया। सेम इसी तरह आपने ये पूरी जो है इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, अब आपके पास फॉर्मूले में जैसे ये NC1 लिखा हुआ है ना, ठीक है, आप इसको अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते आप सिंपल इसको यूं भी लिख सकते हो NC1। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो NC2, इसको आप लिख सकते हो NCR, और इसको आप सिंपली यहाँ पे तो आपके पास लास्ट में होता है वो NCN होता है। ठीक है, तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप इसको 4C1 इस तरह नहीं लिखना चाहते तो आप इसको 4C1 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आपने सिंपली सब वैल्यूज पुट कर देनी है 4 तक। ठीक है, जब आपने 4 की भी वैल्यू पुट कर दी क्योंकि n 4 था, ठीक है, तो आपने ये नीचे वाला भी 4 हो गया, ऊपर वाली आपने 4 तक पुट करना है। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो बाइनोमियल एक्सपेंशन को सिर्फ हम वहां तक लेके जाते हैं जहां तक n की वैल्यू जो होती है। ठीक है, n 4 था तो हम इसको 4 तक लेके गए, n 5 होता तो हम 5 तक लेके जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको 4 तक लेके जाएंगे। अब अगर आप नीचे देखें तो आपके पास Q4 एज इट इज आ जाएगा। अब आपके पास 4C1 जो होता है वो 4 के इक्वल होता है। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे 4C1 कर सकते हैं। अगर आप खुद सॉल्व करना चाहे तो आप सिंपली अगर 4C1 करेंगे तो आपके पास होगा 4 का फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, और साथ में आपके पास आ जाएगा 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब 4 का फैक्टोरियल आपके पास एज इट इज आ जाएगा। 4 माइनस 1 जो होता है आपके पास 3 का फैक्टोरियल, साथ में 1 का फैक्टोरियल। आप ऊपर वाले जो फैक्टोरियल है उसको आप खोलेंगे 3 तक, 3 का फैक्टोरियल, और नीचे आपके पास आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बचा, 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, इसी तरह आपके पास 4C2 6 होता है तो आपके पास यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास साथ में अगर आप Q और P को देखते जाएं तो 4 माइनस 1 3 होता है तो आपके पास Q की पावर 3 आ गई और P की पावर 1 आ जाएगी। इसी तरह 4 माइनस 2 जो होता है वो आपके पास 2 होता है, यहाँ पे Q 2 हो गया और P भी 2 हो गया। अब 4C3 आपके पास 4 होता है तो वो आपके पास 4 आ गया। Q4 माइनस 3 जो है वो आपके पास 1 आता है, 1 आ गया, और P3 आपके पास एज इट इज आ गया। इसी तरह 4C4 जो होता है वो 1 की इक्वल होता है, वो आपके पास 1 आ गया। Q की पावर 4 माइनस 4 आपके पास 0 हो गई, और आपके पास P की पावर 4 एज इट इज आपके पास यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट स्टेप पे हमने मजीद इसको सिंप्लीफाई कर दिया, Q4 एज इट इज आ जाएगा। 4 P क्यूब और P, ठीक है, Q की पावर 3 और P आपके पास एज इट इज आ जाएगा, आपको 1 लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। 6 P का स्क्वायर और Q का स्क्वायर, 4 Q की पावर 1 और P की पावर 3, आप Q1 लिख सकते हो, जस्ट Q लिख दो, सेम चीज़ है, और प्लस P4। ठीक है, अगर आप देखो तो जनरल टर्म में से मैच ही कर रही है इसकी, जिस तरह जनरल टर्म में फर्स्ट एन एक्स रेज़ टू पावर n था, इसी तरह यहाँ पर भी आपके पास Q रेज़ टू पावर 4 है, एक ही टर्म है। लास्ट में जिस तरह यहाँ पर जनरल में y रेज़ टू पावर n था, इसी तरह यहाँ पर भी p रेज़ टू पावर n सिर्फ जनरल फॉर्म में आपके पास आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आपके पास x की जगह जो है वो उन्होंने आपको q दिया हुआ है। ठीक है, y की जगह उन्होंने आपको क्या दिया हुआ है, p दिया हुआ है, और n की जगह उन्होंने क्या दिया है, आपको 7 दिया हुआ है। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में आपके पास n4 था, इस क्वेश्चन में आपके पास n7 है। सेम वही स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। ठीक है, हमने इस फॉर्मूले को यूज करते हुए जहां पर हमारे पास p था वहां पर हमने q डाल देना है, और जहां पर हमारे पास y था वहां p डाल देना है, और जहां जहां हमारे पास n होगा वहां हम क्या कर देंगे, 7 को पुट कर देंगे। हमने सेम वही स्टेप किए हैं। आपके पास फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई, Q रेज़ टू पावर 7। ठीक है, सेकंड आपके पास आ गई 7C1। ठीक है, आपके पास ये आपके पास बाइनोमियल कोफिशिएंट आ गया, साथ में Q7 माइनस 1 आ गया, साथ में P रेज़ टू पावर 1 आ गई। अब सेम नेक्स्ट जहाँ पे हमारे पास NC2 था, NC2 की जगह 7C2 हो गया। अब जहाँ पर हमारे पास x रेज़ टू पावर n माइनस 2 था वहाँ पे Q7 माइनस 2 हो गया। सेम इसी तरह आपके पास n तक जहाँ पर आपके पास 7C7 आ जाएगा, आपने वहाँ तक उसको क्या करना है, सॉल्व करना है।
अब फर्स्ट वैल्यू आपके पास एज इट इज आ गई Q7। अब आपको पता है 7C1 किसके इक्वल होता है, 7 के इक्वल होता है, ठीक है। इसी तरह आपके पास 7 - 1 क्या हो गया, 6 आ गया, Q6 आ गया। इसी तरह P1 एज इट इज आपके पास आ गया। अब 7C2 की बात करते हैं, तो आपके पास 7C2 जो है वो आपके पास होगा 7C2 इस तरह आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 7 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आपके पास हो जाएगा 7 - 2 का फैक्टोरियल, और आपके पास सिंपली आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 7 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। इसको मजीद अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 7 × 6 × 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। ये 5 का फैक्टोरियल इस फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे बच जाएगा 7 × 6 डिवाइडेड बाय 2, और 2 के फैक्टोरियल को आप ओपन करेंगे तो वो 2 × 1 होता है। तो आपके पास 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो 7 × 3 = आपके पास क्या आता है 21। तो ये सेम चीज आपके पास यहाँ पे क्या आ गई है 21, और 7 - 2 जो होता है वो आपके पास 5 आता है, Q5 आ गया और P2 आ गया। इसी तरह आप यहाँ पर सिंपली जब 3 पुट करेंगे इस वाले पार्ट में ही, यहाँ पे जहाँ पे 2 आपने 3 पुट करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा, और 7 - 3 क्या हो जाएगा Q4 और P⁻³ एज इट इज। अब 7C4 भी आपके पास 35 होता है, ठीक है। Q3 और P4 आपके पास पावर्स को माइनस करके आ गया। अब आपके पास 7C5 जो होता है वो आपके पास होता है 21, ठीक है। 7 - 2 जो होगा वो आपके पास 7 - 5 2 आ जाएगा, Q की पावर 2 और P की पावर 5। इसी तरह 7C6 आपके पास 7 के इक्वल होता है, और 7 - 6 आपके पास Q हो जाएगा और P6 आपके पास एज इट इज, और लास्ट टर्म जो है 7C7 आपके पास 1 होती है, और Q⁻7 - 7 यहाँ पर करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी 0, और सिंपली हमारे पास P7 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको x की जगह इन्होंने रिप्लेस कर दिया है 2/3 के साथ, ठीक है। y की जगह इन्होंने रिप्लेस कर दिया है 1/3 के साथ, और आपके पास n को रिप्लेस कर दिया है किसके साथ 6 के साथ, ठीक है। सिंपली हमने क्या करना है, जहां जहां हमारे पास x है उसको हमने रिप्लेस कर देना है 2/3 के साथ, जहां जहां y है उसको रिप्लेस कर देना है 1/6 के साथ, और जहां जहां 1/3 के साथ, और जहां जहां n है उसको रिप्लेस कर देना है 6 के साथ। आपके पास ये इक्वेशन है, ठीक है। इसमें अब हम पुट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट वाली जो है वो थोड़ी सी हमने एग्जैजुरेट करके लिखी हुई है। ये जो टर्म है आपके पास x⁻n, इसको थोड़ा सा एग्जैजुरेट किया हुआ है, थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखा है। 6C0 आपके पास सिंपल 1 होता है, ठीक है। और 1/3 जिस चीज़ की पावर 0 हो जाती है वो आपके पास किसकी इक्वल होता है 1 होता है। तो आपके पास सिंपली पीछे बचता ही x⁻n, जो x जो था वो हमारे पास क्या था 2/3, और पावर जो थी वो हमारे पास 6 थी, तो आपके पास 2/3 ही यहाँ पे अगर आप देखें तो 2/3 ही आपके पास बचता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें तो 6C1 जो होता है वो आपके पास होता है 6 के बराबर, ठीक है। और हमारे पास 6 - 1 5 आ जाएगा, और यहाँ पे पावर आपके पास 1 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपके पास r क्या है 1 है, ठीक है। और 2/3 आपके पास n है, और 1/3 आपके पास क्या है y है। इसी तरह 6C2 हमने सॉल्व किया, 6C2 आपके पास क्या है, अगर आप 6C2 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या होगा 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 - 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, और साथ में आपके पास आ जाता है 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब इसको फर्दर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 - 2 आपके पास हो जाता है 4, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 6 × 5 × 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। 4 के फैक्टोरियल से आपने 4 को कैंसिल करना है, पीछे आगे बचेगा 6 5 आपके पास होता है 30, ठीक है। ये आपके पास 30 आ गया, और 2 का फैक्टोरियल होता है 2 × 1, ठीक है। तो 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 5 = 10, तो आपके पास आंसर में क्या आ गया 15। तो सिंपली 6C2 आप देखें यहाँ पे आपके पास क्या है 15, और 6 - 2 जो है वो आपके पास क्या होता है 4, x की जगह हमने सिंपली आपके पास ये टर्म बन गई। अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास है 6C3। जिस तरह आपने यहाँ पर 2 पुट किया, इसी तरह आप यहाँ से 3 रिप्लेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20, ठीक है। और 6 माइनस जो है वो आपके पास 3 क्या होता है 3 होता है, तो आपके पास पावर में 3 आ गया। x की जगह आपने 2/3 पुट कर दिया, y की जगह आपने 1/3 पुट किया, और पावर में भी आपके पास 3। अब 6C4 15 होता है, 6 - 4 जो है आपके पास 2 आ जाएगा, x की जगह 2/3 आ जाएगा, और y की जगह 1/3 पावर 4। अब 6 जो होता है
अब आपके पास जो हमारे पास 6c5 होता है वो आपके पास 6 के बराबर होता है। सिंपली वो आ गया x की पावर 2 आ गया, 6 माइनस 5 आपके पास 1 आ गया, और 1/3 आपके पास पावर 5 आ गया, और लास्ट में आपके पास y रेज टू पावर n होता है, और n आपके पास 6 था और y आपके पास 1/3 था, वो आ गया। सिंपली हमने क्या किया, जो 1/3 अब आप देख रहे हो इसको हमने कॉमन कैसे लिया, ये आपके पास हर इक्वेशन में 3 है, ठीक है। और अगर आप इन इक्वेशन में 3 देखेंगे, जैसे आप 20 में आप अगर देखते हो 22/3 रेज टू पावर 3 इंटू 1/3 रेज टू पावर आपके पास क्या है, 3 है। 20 एज इट इज है, 20 को नहीं छेड़ा हमने, ठीक है। अब आप अगर इनको इनकी पावर्स को देखोगे तो आपके पास यहाँ पे पावर्स में क्या आएगा, 2 की पावर जो है वो आ जाएगी 6, ठीक है। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास टोटल आपके पास ये बन जाएगा, तो ये आपके पास 2 की पावर 3 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपके पास 1 की पावर 3 ही रहती है। इस तरह इसी की पावर आपके पास 3 आ जाएगी, और सेम इसकी पावर भी आपके पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 20 और 2 रेज टू पावर 3 को हमने एज इट इज रखा है, उसको हमने अभी नहीं छोड़ा, और बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। 3 + 3 क्या आ जाएगा, 6। तो ये जो आपके पास 3 + 6 है, ये हर में से इसी तरह जाएगा। अगर आप इधर भी 3 की पावर 2 है, इधर 3 की पावर क्या है, 4 है, और 2 + 4 क्या होता है, 6। तो आपके पास यहाँ पे भी 3 की पावर क्या बनेगी, 6 बनेगी। सेम आपके पास यहाँ पे पावर 5 है, यहाँ पे पावर 1 है, इसको ऐड करेंगे 6 बनेगी। इसी तरह अगर आप यहाँ पे तो पावर 6 है तो इसमें से ऐड करने, यहाँ पर पावर 5 और 1 ऐड करेंगे 6, सबकी पावर 6 आएगी। अगर आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है तो आप इसकी फर्दर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अगर आपने इसको यहाँ पे स्टॉप करना है तो आप इसको यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं। अब आप इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास पावर में थोड़ी सी चेंजिंग आई है, ठीक है। पावर आपके पास जो है वो रियल नंबर नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास n-1 की फॉर्म में पावर है, ठीक है, और x की जगह आपके पास q है और y की जगह आपके पास p है। वो सिंपली फर्स्ट 2 क्वेश्चन की तरह हमारे पास वैसे ही है। अब आपने इसी फॉर्मूले को, जो आपके पास जनरल फॉर्मूला है, इसको यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जहाँ x था हमने वहाँ q पुट कर दिया, जहाँ p था जहाँ y था हमने p पुट कर दिया, और पावर में हमने n-1। अब जो फर्स्ट टर्म है इसको हमने थोड़ा एक्सपेंड करके लिखा हुआ है। हमने ये वाली जो टर्म है आपके पास सिंपली होती कैसी है, हमारे पास होती है nc0, ठीक है, x की पावर आपके पास n होती है, और फिर आपके पास y की पावर क्या होती है, 0 होती है। सेम इसी तरह हमने इसको एक्सटेंड किया है। x अब हमारे पास n क्या है, n-1 है, हमने वो पुट कर दिया, c0 0 एज इट इज आ गया। q की जगह n-1 आ गया, क्योंकि हमारे पास ये क्या होता है, q n-0 होता है, ठीक है। तो वो 0 आप पुट करो ना पुट करो, n-1 -0 तो आपके पास वही चीज़ बनेगी, और क्यू पी भी आपके पास क्या हो गया, 0 हो गया। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना चाहें तो आप देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं अगर, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, n-1 c0, ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आपके पास हो जाएगा n-1 -0 का फैक्टोरियल, और आपके पास आ जाएगा 0 का फैक्टोरियल, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला एनसी का यही होता है, एनसीआर का यही होता है। अब नीचे अगर हम करें तो n-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और 1 - 0 जो होता है वो आपके पास -1 ही होता है, तो n-1 का फैक्टोरियल, और आपके पास 0 का फैक्टोरियल, n-1 कट जाएगा और 0 का फैक्टोरियल आपको पता है 1। तो वो सिंपली ये वाली जो चीज़ आपके पास किसकी इक्वल हो जाती है, 1 की, और किसी भी पावर 0 वो भी 1 की इक्वल, तो आपके पास पीछे q ही बचता है। तो ये फर्स्ट टर्म आपके पास q n⁻⁻1 एज इट इज। अब आपके पास सेकंड टर्म है nc1, इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास क्या होगा, n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है, और नीचे आपके पास आ जाएगा n-1 माइनस, और साथ में आपके पास अब यहाँ पर आपके पास क्या है, 1 है, ठीक है, ऐसे ही है फॉर्मूले में, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल, और फिर आपके साथ आ जाएगा 1 का फैक्टोरियल। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब n-1, अब ये जो है वो -1 भी है, ठीक है, तो ये भी आ जाएगा -1, ठीक है, और साथ में -1 का फैक्टोरियल, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब हमारे पास -1 जो होगा वो -2 का फैक्टोरियल आ जाएगा, -1 क्या हो जाता है, 2, तो n-2 का फैक्टोरियल अब आ गया 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अगर आपने n फैक्टोरियल आपको याद हो, ठीक है, तो n फैक्टोरियल आपके पास क्या होता था, n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n, फिर आपके पास था n-1,
फिर आपके पास था n-2, फिर ये इस तरह अप टू सो ऑन आपके पास आगे जा रहा था। तो आप इस n-1 को जो है वो आगे फर्दर खोल सकते हो n-2 की, ठीक है। और आपने यहाँ पे स्टॉप कर देना क्योंकि आपके पास नीचे n-2 ही था, अगर 3 होता तो हम 3 तक लेके जाते। और यहाँ पे आ जाएगा n-2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे आपके पास 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, लिखना है तो आप लिख लें, नहीं लिखना है तो बेशक आप छोड़ दें, ये कैंसिल हो जाएगा। पीछे आपके पास सिंपली क्या बचा, n-1। तो ये जो आपके पास n-1 आया है यहाँ से, ठीक है, ये इसका ही आपके पास n-1 है, ठीक है। अब आपको पता है कि फर्दर आपके पास पावर में अगर बात करें तो पावर में n की जगह n-1 हो गया, ठीक है, क्योंकि आपके पास n-1 आता है, ठीक है। तो n की जगह आपने क्या पुट कर दिया, n-1 और साथ -1 फॉर्मूले का, तो ये -1 इस -1 से सॉरी -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, n-2 और p1 आपको एज इट इज। इसी तरह अगर हमारे पास n-2 की बात करें तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये भी हमारे पास सेम ऐसे ही बनेगा, n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। आपके पास नीचे क्या बन जाएगा, n-1 माइनस फिर आपके पास 2 आएगा क्योंकि आपके पास यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 का फैक्टोरियल और साथ में आपके पास 2 का फैक्टोरियल आएगा। इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल, और नीचे अगर आप करेंगे तो वो आ गया n-3 का फैक्टोरियल और साथ में 2 का फैक्टोरियल एज इट इज आएगा। इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो अब n-1 को हमने कहाँ तक खोलना है, 3 तक खोलना है, तो फिर ये n-2 और n-3 आएगा साथ में, ठीक है, इसका फैक्टोरियल। और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, n-3 का फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल आपके पास क्या होता है 2, n-3 का फैक्टोरियल n-3 के फैक्टोरियल से करके अब पीछे हमारे पास क्या बचा, n-1 n-2 और 2, तो वो यही चीज हमारे पास आ गई। ये आपके पास 2 का फैक्टोरियल उन्होंने ओपन नहीं किया तो 2 का फैक्टोरियल 7 आ गया। अब यहाँ पर अगर q की बात करें तो q हमारे पास क्या है, q आया n की जगह क्या आ गया, n-1 और हमारे पास -2, ठीक है। तो ये -1 और -2 क्या हो जाएगा, n-3, ठीक है। तो q की पावर क्या आ गई, n-3 और p की पावर 2। अब आ जाती है लास्ट टर्म। अगर लास्ट टर्म में देखें तो अब आप ऊपर भी n-1 है और नीचे भी n-1 है, ठीक है। अब लास्ट टर्म जो है वो हमारे पास, क्योंकि अभी हम हर टर्म को तो सॉल्व नहीं कर सकते ना, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रियल नंबर तो है नहीं कि हम हर टर्म को सॉल्व करना ही पावर जो है वो हमारे पास रियल है कि हम उस तक सॉल्व करें। तो हम जनरली n टर्म ले ली, n टर्म हमारे पास n और r सेम होता है तो n-1 और n-1 सेम आ गया। अब अगर n-1 का फैक्टोरियल होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1, ठीक है, ये आपके पास n है, माइनस आपके पास ब्रैकेट में n-1 का फैक्टोरियल और साथ में आपके पास आ जाएगा n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा n-1 का फैक्टोरियल और डिवीजन में आपके पास आ जाएगा, अब ये n-1 है, ये फिर प्लस आपके पास ये आ जाएगा n-1 प्लस n और प्लस 1, ठीक है। ये प्लस n 1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और साथ में फैक्टोरियल और साथ में n-1 का फैक्टोरियल। अब ये n-1 का फैक्टोरियल इससे कट जाएगा और ये चीज़ें ऑलरेडी कट के 0 हो चुकी थी, तो 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1। तो ये जो आपके पास चीज़ है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 1 में। अब इस पे आते हैं, ये वाली जो चीज़ है आपके पास, अब q जो है वो आपके पास लास्ट जो टर्म होती है वो होती है n-r, ठीक है, सॉरी n- जो कि n हो जाएगी। तो n आपके पास क्या है, n आपके पास है n-1 माइनस आपके पास n और फिर माइनस माइनस क्या हो जाता है +1, ये भी आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 1 1 से n से, तो आपके पास q की पावर क्या आ जाएगी 0 और pn-1 एज इट इज आ गया। तो आपके पास लास्ट टर्म, क्योंकि ये दोनों टर्म 1 हो गई है, तो आपके पास ये लास्ट टर्म क्या आ गई है, pn-1।
इस क्वेश्चन में काम हमारे पास थोड़ा आसान हो गया, ठीक है। एक्स की जगह उन्होंने क्या रिप्लेस कर दिया, क्यू। वाई की जगह उन्होंने वही पी को रिप्लेस किया, और एन की जगह अब उन्होंने एन को ही रिप्लेस कर दिया, मतलब हमने पावर्स को नहीं छेड़ना, ठीक है। तो सिंपली आपने जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आप क्यू डाल दोगे, और जहाँ जहाँ वाई है वहाँ हम क्या डाल देंगे, पी डाल देंगे। और पावर्स, जैसे पावर्स चल रही हैं, पावर्स सिंपली वैसे ही चलाने। आपने इस पूरे फॉर्मूले में एक्स की जगह क्यू और वाई की जगह पी कर देना है, ठीक है। तो आपके पास कुछ इस तरह की टर्म बन जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपको पता है एन सी जीरो आपके पास हमेशा वन होता है, क्यू की पावर एन आपके पास एज इट इज आ जाएगी, और पी क्या होगा, जीरो। वो आपको वन जो है वो पी की पावर जीरो हमेशा वन होती है। तो आपके पास फर्स्ट टर्म सेम, जिस तरह आपके पास एक्स एन था, इस तरह आपके पास क्यू एन है। अब सेकेंड टर्म की बारी आई है, ठीक है। अब आपके पास है एन सी वन। इसका अगर हम फैक्टोरियल लेंगे तो क्या होगा, एन का फैक्टोरियल, नीचे क्या हो जाएगा आपके पास एन माइनस वन का फैक्टोरियल, और आपके पास आ जाएगा वन का फैक्टोरियल। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब एन के फैक्टोरियल को हम फर्दर खोलेंगे एन माइनस वन तक, क्योंकि आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में एन माइनस वन तक था। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एन माइनस वन का फैक्टोरियल और वन का फैक्टोरियल। एन माइनस वन से एन माइनस कट जाएगा, आपके पास पीछे क्या बचा, एन। तो यहाँ पे आपके पास आ गया एन। अब क्यू में हमारे पास यहाँ पे सिंपली जो पावर सी क्यू माइनस वन और पी वन वो एज इट इज साथ आ गई है। इसी तरह अब एन सी टू का अगर आप देखें तो एन सी टू आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस टू का फैक्टोरियल, और आपके पास आ जाएगा टू का फैक्टोरियल। इसको फर्दर खोलेंगे तो हमारे अब एन को हमने कहाँ तक खोलना है, एन माइनस टू तक। तो हमारे पास हो जाएगा एन माइनस टू, सॉरी एन माइनस वन, ठीक है। देन आपके पास आ जाएगा एन माइनस टू का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा एन माइनस टू का फैक्टोरियल, और आपके पास आ जाएगा टू का फैक्टोरियल। इसको आपने एन माइनस टू को टू से कट कर देना, आपके पास पीछे क्या बचा, एन माइनस वन एज इट इज आ गया, और नीचे टू का फैक्टोरियल था वो भी आपके पास एज इट इज, और पावर्स में आपके पास जिस तरह एज इट इज आनी है आ जाएंगे। अब हमने कहा लास्ट टर्म एन सी एन है, तो हमारे पास आ जाएगा एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस एन का फैक्टोरियल, और आपके पास आ जाएगा एन का फैक्टोरियल एन से कैंसिल हो जाएगा, एन माइनस एन जीरो होता है, और जीरो का फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है। तो सिंपली ये टर्म आपके पास वन होगी, किसी की पावर जीरो होती है वो भी वन होता है, जिस और p जो है वो पावर n। तो आपके पास सिंपली जो है ये फॉर्मूला बन जाएगा p प्लस क्यू रेज टू पावर n का। सिंपल आपके पास फॉर्मूला आ गया है। अब आपके पास यहाँ पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जिसमें आपके पास एक सेट ए गिवन है, एक सेट बी और सी सेट। आपके पास तीन सेट गिवन है और साथ में आपके पास यूनिवर्सल सेट गिवन है, और हमने डिटरमाइन करना है एलिमेंट्स ऑफ सेट। आपने ए क्रॉस बी को फाइंड करना है। आपको पता है सेट ए आपके पास सिंपली क्या है, 1 एंड 2, और सेट बी आपके पास क्या है, 2 एंड 3। अब आपने इसका कार्टेशियन क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है ए क्रॉस बी। उसके लिए सिंपली क्या करेंगे, आप कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। फर्स्ट आप दोनों सेट्स को अलग अलग लिख लें। आपके पास सेट ए क्या है, 1 एंड 2, सेट बी क्या है, 2 एंड 3। अब आप फर्स्ट पे क्या करें, सेट ए के जो फर्स्ट एलिमेंट है 1, उसको सेट बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ पेयर करेंगे। तो आपके पास फर्स्ट पेयर क्या बनेगा, 1 2, ठीक है। आपने कॉमा से सेपरेट किया, देन आपने राउंड ब्रैकेट ओपन, और 1 और 3 आपके पास दो पेयर बन गए, ठीक है। अब आपने 1 को सेट बी के तमाम एलिमेंट के साथ पेयर कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो ए सेट है उसका जो सेकंड एलिमेंट है 2, उसको सेट बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ क्या करना है, पेयर करना है। तो आपने कॉमा लगाया, राउंड ब्रैकेट, फर्स्ट आपके पास बनेगा 2 एंड 2, एंड देन सेकंड बनेगा 2 एंड 3, ठीक है। अब आपने जो फर्स्ट के तमाम एलिमेंट थे उसको सेट बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ क्या कर लिया है, पेयर कर लिया है। तो आपके पास ये सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा आपके पास ए क्रॉस बी का। आपने इसको लिखते हुए ये ध्यान रखना है कि आपने जो आपके पास ये राउंड ब्रैकेट्स में आपके पास ऑर्डर है, ये आपने उल्टा नहीं करना। आपने 1 2 को 2 1 नहीं लिखना, ये आपके पास गलत है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कभी भी आपके पास a इंटू बी और b इंटू ए जो है वो इक्वल नहीं होते। इसी वजह से 1 और 2 जो है वो कभी भी आपके पास 2 इंटू 1 के इक्वल नहीं होगा। आपने मेक श्योर करना है कि कभी भी आपने इन पेयर्स को जो है वो आपस में जो है वो कंफ्यूज नहीं करना। जिस तरह आपके पास ऑर्डर गिवन है, जिस तरह आपके पास सेट्स गिवन है, इसी तरह आपने उनके जो है वो एलिमेंट्स का भी पेयर बनाना है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपने उसमें b इंटू ए बनाना है। इसका मतलब है कि आपके पास सेट b जो है वो पहले आएगा और सेट a जो है वो आपके पास बाद में आएगा। अब जो आप पेयर्स बनाएंगे आपने उसमें क्या करना है, सेट b के जो तमाम एलिमेंट्स है उसका सेट a के साथ पेयर बनाना है। सेट b के एलिमेंट क्या है, 2 3, और सेट a के एलिमेंट क्या है, 1 एंड
2। अब आपने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है वो b इंटू ए का है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट फर्स्ट जो है वो आपके पास बनेगा, आपने जो b का फर्स्ट एलिमेंट है उसको a के तमाम एलिमेंट के साथ क्या करना है, पेयर करना है। तो आपके पास फर्स्ट बनेगा 2 इंटू 1 और कॉमा, देन आपके पास राउंड ब्रैकेट 2 इंटू 2, ये आपके पास फर्स्ट पेयर बन गया। अब आपके पास b के जो फर्स्ट एलिमेंट का उसका a के तमाम एलिमेंट के साथ पेयर बन गया। अब आपने b के सेकंड एलिमेंट जो कि 3 है उसका पेयर बनाना है a के तमाम एलिमेंट्स के साथ। तो वो आपके पास हो जाएगा 3 1 और 3 और 2। तो आपके पास ये भी तमाम पेयर जो है वो उसके बन चुके हैं। सेम आपने यहाँ पे जो है वो ऑर्डर को खास ध्यान रखना है, आपने ऑर्डर्स कंफ्यूज नहीं करने हैं। अब यहाँ पे अगर आपने देखा हो तो हमारे पास ऑर्डर्स चेंज हो गया था, b इंटू ए हो गया था, जिसकी वजह से हमने b को जो है वो उसके तमाम एलिमेंट्स को पेयर किया है a के साथ। लास्ट क्वेश्चन में हमने a के तमाम एलिमेंट्स को पेयर किया था b के साथ। अब थर्ड पार्ट में आपने क्या करना है, b को पेयर करना है b के साथ, मतलब आपने b जो सेट है उसी को आपने पेयर करना है उसी सेट के साथ। तो आपके पास b आ जाएगा और b के एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 3, देन अगेन आपके पास b और 2 3। अब आपने b को पेयर करना है, b के फर्स्ट एलिमेंट को पहले आपने दोनों के साथ पेयर करना है। उसके लिए आप सिंपली b इंटू बी इज इक्वल टू, आपने कर्ली ब्रैकेट, देन आपके पास राउंड ब्रैकेट, पहले आपने 2 को 2 के साथ पेयर किया, कॉमा, फिर आपने 2 को किसके साथ पेयर किया, 3 के साथ। इसी तरह फिर आपने 3 को जो है वो b के दोनों एलिमेंट के साथ पेयर करना है। तो वो आपके पास हो जाएगा 3 इंटू 2 और 3 इंटू 3। तो आपके पास सिंपली जो है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया b इंटू बी का। जिस तरह हमने b इंटू बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है, इस तरह हमने a इंटू ए का निकाला। अब a सेट हमारे पास क्या था, 1 एंड 2, ठीक है। अब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, आपके पास 1 2 और अब दोबारा से आपके पास 1 और 2। आपने 1 को पेयर करना है पहले a के तमाम एलिमेंट के साथ। तो आपके पास यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट a इंटू ए का क्या आ जाएगा, आपके पास फर्स्ट आएगा 1 और 1, ठीक है, और सेकंड आएगा 1 और 2। देन आपने क्या करना है, 2 को पेयर करना है a के तमाम एलिमेंट के साथ। तो आपके पास आ जाएगा 2 1 और 2 2। तो आपके पास ये तमाम एलिमेंट्स, आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी पेयर्स हैं वो आपके पास बन चुके हैं। है जहाँ पे आपने सबसेट लिखनी है एक सेट के। आपके पास सेट जो है वो क्या है, आपके पास एक्स वाई एंड जेड आपके पास सेट है और उसके सबसेट लिखने हैं। अब जब भी आप सबसेट की बात करते हैं तो आपने हमेशा याद रखना है, आपने उसके लिए 2 रेज़ टू पावर n जो है ये फॉर्मूला याद रखना है जब भी आपने सबसेट किसी सेट के निकालने हैं। अब यहाँ पर अगर n की बात करें तो n आपके पास क्या है, n आपके पास है एलिमेंट ऑफ सेट। जो आपके पास सेट है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या कहलाएंगे, n कहलाएंगे। और अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो आपके पास टोटली कितने एलिमेंट्स है, 3। इसका मतलब है कि आपके पास जो n है वो आपके पास क्या हो गया, 3। तो आप सिंपली यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर n की जगह क्या कर देंगे, 3 पुट कर देंगे। तो टोटल आपके पास कितने सबसेट बन जाएंगे, 8 सबसेट। अब आपने जब सबसेट्स बनाने हैं तो सबसे पहला जो आपके पास सबसेट बनेगा वो हमेशा आपके पास क्या होगा, नल सेट होगा। फिर आपके पास जो सेकंड सबसेट बनेगा, आपने क्या करना है, जो आपके पास सेट गिवन होगा आपने सब एलिमेंट्स को अलग अलग लिख देना है, ठीक है। तो आपके पास सेट बन जाएगा, आपके पास सबसे पहले x, ठीक है। फिर आपके पास थर्ड प्लेस पे आपके पास सिंपली बन जाएगा y। फिर फोर्थ प्लेस पे आपके पास सिंपली बन जाएगा z, ठीक है। तो आपके पास सबको अलग अलग कर दिया। अब आपने फिफ्थ नंबर पे क्या करना है, सबके पेयर्स बना देने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आ जाएगा एक्स एंड वाई, देन आपके पास सिक्स नंबर पे आ जाएगा एक्स एंड जेड। फिर आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा, अब आपके पास नेक्स्ट जो सेवंथ बनेगा आपने क्या करना है, वाई एंड जेड आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब जो लास्ट में आपने क्या करना है, क्योंकि आपके पास पेयर्स कंप्लीट हो गए हैं, आपने एक्स को पहले वाई के साथ बनाया, फिर आपने एक्स को जेड के साथ बनाया, फिर वाई को जेड आपके साथ तमाम पे, फिर आपने जो पूरा सेट है उसको आपने एज इट इज आपने लिख देना है, ठीक है। तो आपके पास ये लास्ट सेट आपके पास बन जाएगा। तो आपके पास टोटल कितने आए थे, 8। तो आपने अब देख लिया हमारे पास कितने सेट्स बने, 8 जो है वो आपके पास टोटल सबसेट आपके पास बन गए।
उस क्वेश्चन है आपके पास सेट ए है जिसमें आपके पास 1 2 3 4 एलिमेंट है, सेट बी आपके पास 2 4 6 एलिमेंट है और सेट सी में आपके पास 3 4 6 एलिमेंट है। आपने इन सेट्स को यूज करते हुए आपने ए यूनियन बी निकालना है। अब आपको पता है ए सेट आपके पास क्या है 1 2 3 और 4, ठीक है। इसी तरह आपके पास बी सेट जो है वो हमारे पास क्या है 2 4 6 8। अब हमने ए यूनियन बी निकालना है और आपको पता है ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि आपने सेट ए और सेट बी के तमाम एलिमेंट्स को आपने इकट्ठा करके लिख लेना है। यूनियन का मतलब यूनिटी, टुगेदर करके आपने सबको इकट्ठा करके लिख लेना है। तो सेट ए और सेट बी के तमाम एलिमेंट्स को हम इकट्ठा करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4। अब आपके पास 4 इस सेट में भी है, इस सेट में भी है, इस तरह 2 इस सेट में भी है, इस सेट में भी है। तो आप डबल टाइम्स नहीं लिखेंगे, आप सिंगल टाइम। अगर दो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं तो आपने इसको 2 दफ़ा नहीं लिखना, सिंगल टाइम ही लिखना है, ठीक है। तो आपके पास 1 2 3 4, आपके पास 6 एंड 8। तो आपके पास ए यूनियन बी जो है वो आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 6 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या फाइंड करना है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी के लिए आपको पता है आपके पास ए सेट क्या है 1 2 3 और 4, ये आपके पास ए सेट हो गया। और सी सेट आपके पास क्या है 3 4 5 एंड 6। अब आपने इसका यूनियन लेना है ए यूनियन सी, ठीक है। आप सिंपली क्या करेंगे तमाम सेट ए और तमाम सेट सी के जितने भी एलिमेंट्स हैं आप उसको अरेंज करके लिख देंगे। तो आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये आपके पास सिंपली क्या आ गया ए यूनियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। अब हम यूनियन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं तमाम एलिमेंट्स को जो है वो इकट्ठा करके लिखते हैं, लेकिन जब हमारे पास इंटरसेक्शन की बात आती है तो हम कॉमन जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट्स होते हैं हम सिर्फ उसको ही लिखते हैं। जो दोनों सेट्स के अंदर आपके पास कॉमन एलिमेंट्स होंगे आप सिर्फ वही लिखेंगे। आपके पास सेट ए है, सेट ए के अंदर आपके पास है 1 2 3 और 4 और सेट बी जो है उसके अंदर आपके पास है 2 4 6 8। और अगर आप इन दोनों के कॉमन देखें तो आपके पास सेट ए में भी 2 है और सेट बी में भी 2 है। इसी तरह सेट ए में भी 4 है और सेट बी में भी आपके पास 4 है। बाकी 1 और 3 जो है वो दोनों सेट बी में आपके पास नहीं है। तो आपके पास कॉमन जो आएगा ए इंटरसेक्शन जो आएगी आपके पास दोनों की वो क्या आ जाएगी 2 और 4। तो आप जब इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो हम दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको लिख देते हैं। अब सेम क्वेश्चन में हमने क्या करना है बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। सेम हमने दोबारा से दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं। बी सेट हमारे पास क्या है 2 4 6 एंड 8। इसी तरह हमारे पास सी सेट क्या है 3 4 5 एंड 6। अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स देखें तो 4 आपके पास बी में भी है, सी में भी है। इसी तरह आपके पास 6 बी में भी है और सी में भी है। तो आपके पास बी इंटरसेक्शन सी क्या बन जाएगा 4 और 6। 4 और 6 आपके पास क्या बन गया बी इंटरसेक्शन सी। आपके पास दोनों के कॉमन एलिमेंट्स आ गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या फाइंड करना है बी माइनस सी। इस क्वेश्चन में आपने देखना है कि वो तमाम एलिमेंट्स बी के वो तमाम एलिमेंट्स जो कि सी में प्रेजेंट नहीं हैं, ठीक है, वो आपने लिखने हैं। अब आपके पास सेट बी और सेट सी गिवन है। आपके पास सेट बी क्या है आपके पास सेट बी है 2 4 6 एंड 8, ठीक है। और आपके पास सेट सी क्या है आपके पास 3 4 5 एंड 6। अब आपने इसमें ये देखना है आपने वो तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी के सी में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। उसके लिए आप देखेंगे सबसे पहले अब आप देखिए इसमें 2 प्रेजेंट है लेकिन इसमें 2 प्रेजेंट नहीं है। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 4 आपके पास इस बी में भी प्रेजेंट है सी में भी प्रेजेंट है तो हम 4 को क्या कर देंगे स्किप कर देंगे। अब 6 यहाँ पर बी में भी प्रेजेंट है 6 सी में भी प्रेजेंट है उसको भी हम स्किप कर देंगे। 8 बी में प्रेजेंट है लेकिन सी में प्रेजेंट नहीं है तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा। यहाँ पे आपने एक बात ध्यान रखनी है कि आपने वो तमाम एलिमेंट्स देखने हैं जो बी के सी में प्रेजेंट नहीं है। हमने ये नहीं देखना कि सी का कौन सा एलिमेंट है बी में प्रेजेंट नहीं है। जैसे यहाँ पे 5 है वो हमारे पास सी का एलिमेंट है जो बी में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। हमने उसको नहीं देखना, ये हमारा कंसर्न नहीं है। हमने सिर्फ ये देखना है कि बी का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सी में प्रेजेंट नहीं है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने C माइनस बी करना है। अब आपने ये देखना है कि C का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो B में प्रेजेंट नहीं है। हमारे पास C सेट क्या है, हमारे पास C सेट है 3, 4, 5 एंड 6 और हमारे पास B सेट क्या है, B सेट हमारे पास है 2, 4, 6 एंड 8। अब हमने देखना है कि B का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो C में प्रेजेंट नहीं है। अगर B3 देखें तो 3 हमारे पास B में प्रेजेंट नहीं है, तो आपके पास C माइनस B में फर्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 4 आपके पास दोनों में प्रेजेंट है, उसको हम स्किप कर देंगे। अब 5 जो है वो आपके पास C में प्रेजेंट है लेकिन B में प्रेजेंट नहीं है, तो आपके पास सेकेंड एलिमेंट क्या आ जाएगा, 5। अब 6 आपके पास दोनों में प्रेजेंट है तो हम उसको स्किप कर देंगे। आपने इसमें ये बात याद रखनी है कि जब हम माइनस कर रहे होते हैं तो हमारा कंसर्न सिर्फ फर्स्ट सेट से होता है, सेकंड सेट्स के एलिमेंट्स के साथ हमारा कंसर्न नहीं होता। हमने जब C माइनस बी किया है तो हमने ये देखना है कि C के कौन कौन सा एलिमेंट B में मौजूद नहीं है। हमें इस बात से कंसर्न नहीं है कि B का कोई एलिमेंट बच रहा है या नहीं बच रहा है, या B का भी कोई ऐसा एलिमेंट है जो C में प्रेजेंट नहीं है। हमारा कंसर्न सिर्फ C के साथ ही होगा।